नमस्कार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय चैप्टर 19 पर बात करेंगे। देखिए, यह अध्याय उन अपराधों के बारे में है जो शारीरिक चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन किसी इंसान के मन, उसकी इज्जत और उसकी सुरक्षा पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो आइए समझते हैं कि कानून इन अदृश्य घावों से हमें कैसे बचाता है। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हमारे शब्द भी एक हथियार बन सकते हैं, और आखिर में मानहानि जैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक की गहराइयों में उतरेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है, ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कानून सिर्फ हमारे शरीर की रक्षा नहीं करता, नहीं, हमारी मानसिक शांति, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत, इन सब की भी हिफाजत करता है। ये वो अपराध हैं जो किसी व्यक्ति को अंदर से तोड़ सकते हैं, और हमारा कानून इन बहुत ही जरूरी चीजों की रक्षा के लिए खड़ा है। चलिए इस अध्याय के पहले और सबसे जरूरी अपराध से शुरू करते हैं। सेक्शन 351 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक अभितरास। ये एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर सुनते हैं, इसलिए एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपराधिक अभितरास आखिर है क्या? आसान भाषा में ये किसी को उसके शरीर, उसकी इज्जत या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना है। पर रुकिए, सिर्फ धमकी देना ही काफी नहीं है। कानून ये भी देखता है कि धमकी देने वाले का इरादा क्या था। क्या वो सच में डराना चाहता था या फिर उस धमकी से कोई गलत काम करवाना चाहता था? ये इरादा बहुत मैटर करता है। अच्छा, इस अपराध को और बेहतर समझने के लिए इसके 3 जरूरी हिस्से हैं। आप कह सकते हैं 3 इंग्रेडिएंट्स। पहला, एक धमकी होनी चाहिए। दूसरा, वो धमकी किस तरह के नुकसान से जुड़ी है, क्या वो शारीरिक है या इज्जत को लेकर है या प्रॉपर्टी को लेकर। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है इरादा, मतलब धमकी का मकसद किसी को डराना था या उससे कोई ऐसा काम करवाना था जो वो लीगली करने के लिए बाध्य नहीं है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब यह अपराध बनता है। अब देखिए, कानून कितना बारीकी से काम करता है। हर धमकी एक जैसी नहीं होती। एक नॉर्मल धमकी के लिए 2 साल तक की सजा है, लेकिन अगर धमकी किसी की जान लेने या बहुत गंभीर चोट पहुंचाने की हो तो कानून इसे बहुत सीरियसली लेता है और सजा सीधे 7 साल तक हो जाती है। और सोचिए, अगर कोई फोन पर या चिट्ठी से अपनी पहचान छिपाकर धमकी दे तो उसे और भी कड़ी सजा मिलती है। इससे पता चलता है कि कानून धमकी की गंभीरता और उसके तरीके दोनों को देखता है। धमकी की बात तो हो गई। अब हम उन अपराधों पर आते हैं जहां सिर्फ शब्द ही काफी हैं शांति भंग करने के लिए। धारा 352 और 353 हमें यह सिखाती हैं कि हमारे बोले गए शब्दों की भी एक सीमा होती है, खासकर तब जब उनका इरादा समाज में अशांति फैलाना हो। यहां इन 2 धाराओं के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। सेक्शन 352 एक व्यक्ति पर फोकस करता है, जब कोई किसी को जानबूझकर बेइज्जत करता है ताकि वो गुस्से में आकर शांति भंग कर दे। वहीं सेक्शन 353 का दायरा बहुत बड़ा है। ये उन अफवाहों या झूठी खबरों के बारे में है जो पूरे समाज या समुदाय में अशांति फैला सकती हैं। एक का असर छोटा है, दूसरे का बहुत बड़ा। सेक्शन 353 उन बयानों को अपराध मानता है जो समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई ऐसी अफवाह फैलाए जिससे हमारी सेना में ही विद्रोह हो जाए, या जनता में डर का माहौल बन जाए, या फिर 2 समुदायों के बीच नफरत की आग भड़क उठे। कानून ऐसे शब्दों को अपराध मानता है क्योंकि इनका असर बहुत विनाशकारी हो सकता है। और एक बात पर गौर कीजिए, अगर यही अपराध किसी पूजा की जगह पर जैसे मंदिर, मस्जिद या चर्च में किया जाता है तो सजा सीधे 5 साल तक हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूजा स्थल बहुत संवेदनशील होते हैं। वहां फैलाई गई कोई भी अफवाह या नफरत बहुत आसानी से बड़े पैमाने पर हिंसा का रूप ले सकती है। कानून इस बात को समझता है। चलिए अब आते हैं इस अध्याय के शायद सबसे ज्यादा चर्चित और जटिल विषय पर, मानहानि यानी डिफेमेशन, जो कि सेक्शन 356 के तहत आता है। ये वो अपराध है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला करता है, और प्रतिष्ठा उसकी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक होती है। तो मानहानि का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति की इज्जत को, उसकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो बोले गए शब्दों से हो या लिखे हुए शब्दों से या फिर किसी इशारे या कार्टून से। कानून ये मानता है कि हर व्यक्ति को अपनी इज्जत बचाने का हक है, और अगर कोई जानबूझकर उस पर कीचड़ उछालता है तो ये एक अपराध है।
ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। कानून सिर्फ जिंदा लोगों की नहीं, बल्कि मरे हुए लोगों की प्रतिष्ठा की भी रक्षा करता है। अगर किसी मृत व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा कहा जाए जिससे उसके परिवार वालों को दुख पहुंचे या उनकी भावनाएं आहत हों, तो ये भी मानहानि माना जा सकता है। ये दिखाता है कि कानून सम्मान को कितना महत्व देता है। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि मानहानि सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, एक कंपनी, एक संस्था या किसी ग्रुप की भी तो अपनी एक इज्जत होती है, एक रेप्यूटेशन होती है, जिसे बनाने में सालों लगते हैं। अगर कोई झूठे आरोप लगाकर उस प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी मानहानि का दोषी हो सकता है। तो ये प्रतिष्ठा को हानि का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ऐसी बात कहना या फैलाना जिससे दूसरे लोग उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने लगें, उसके कैरेक्टर पर शक करने लगें या उसके काम और क्रेडिट को नीची नज़र से देखने लगें। ये सिर्फ किसी को बुरा महसूस करवाने से कहीं ज्यादा है। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल। एक वकील के तौर पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हर अपमानजनक बात मानहानि होती है? जवाब है नहीं। कानून बोलने की आज़ादी और प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच एक बैलेंस बनाता है। इसीलिए कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां कोई बात मानहानिकारक लगने के बावजूद अपराध नहीं मानी जाती। इन्हें हम कहते हैं अपवाद या एक्सेप्शंस। पहला और सबसे मजबूत अपवाद है सच्चाई। अगर आपने जो कहा है वो सच है और उसे लोगों तक पहुंचाना जनता के भले के लिए जरूरी है, तो ये मानहानि नहीं है। लेकिन यहां लोक कल्याण यानी पब्लिक गुड साबित करना बहुत जरूरी है। कोई सिर्फ इसलिए किसी का सच नहीं उछाल सकता कि उसे मजा आता है। ये दूसरा अपवाद तो हमारे लोकतंत्र की नींव है एक तरह से। हम किसी भी सरकारी अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट के काम पर अपनी राय दे सकते हैं, बशर्ते वो सद्भावनापूर्वक यानी गुड फेथ में दी गई हो, बिना किसी बदले की भावना के। ये सरकार को जवाबदेह बनाए रखने का एक तरीका है। इसी तरह किसी कोर्ट की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट पब्लिश करना भी मानहानि नहीं है। ये लीगल जर्नलिज्म और पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। जनता को ये जानने का हक है कि अदालतों में क्या हो रहा है, और मीडिया को इसकी सही जानकारी देने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई मानहानि का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय न्याय संहिता में एक बहुत ही अच्छा एक नया एडिशन हुआ है, सामुदायिक सेवा। ये एक प्रोग्रेसिव कदम है जहां सजा का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना भी है। ठीक है, इस हिस्से को खत्म करने से पहले चलिए फटाफट 3 और अपराधों पर एक नजर डाल लेते हैं जो इसी अध्याय का हिस्सा हैं। ये शायद उतने ज्यादा सुने हुए न हो, लेकिन कानून की नज़र में ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, धारा 354 उन मामलों के लिए है जहां किसी को भगवान या किसी दैवीय शक्ति का डर दिखाकर कुछ करने पर मजबूर किया जाता है। धारा 355 नशे में धुत होकर पब्लिक प्लेस पर हंगामा करने से संबंधित है। और धारा 357 एक बहुत ही मानवीय कानून है। अगर कोई किसी बेबस व्यक्ति की देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उसे तोड़ देता है, तो ये भी एक अपराध है। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप सब सोचिएगा। आज का जमाना डिजिटल है। कोई भी खबर या अफवाह सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो क्या हमारे मानहानि और अफवाहों से जुड़े ये कानून इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए काफ़ी हैं? इस पर विचार ज़रूर करिएगा।